पिता ने वादा याद दिलाया कि वो कभी कैमरे के सामने नहीं आएंगी। आखिरकार शमशाद को पाँव पीछे खींचने पड़े। यही कारण था कि 1933 से 1970 के बीच शमशाद ने कोई तस्वीर क्लिक नहीं करवाई। उन्होंने पिता की शर्त पर बुर्का पहनकर ही रेडियो के लिए गाना जारी रखा। प्रोड्यूसर महबूब खान मुंबई लेकर आए और दिया घर गाड़ी नौकर। 40 के दशक में रेडियो पर शमशाद के गाने सुनकर प्रोड्यूसर महबूब खान इतना इम्प्रेस हुए कि इन्हें मुंबई लाने की ठान ली। जब उनसे मिलने लाहौर पहुंचे तो पहला सामना पति से हुआ। महबूब खान ने शमशाद के पति गणपत से कहा कि अगर शमशाद मुंबई आने के लिए मान जाती हैं तो वो उन्हें वहां आलीशान फ्लैट, कार, आने जाने की सुविधा और हर जरूरी सामान देंगे। इतना ही नहीं, अगर कुछ लोग उनके साथ आना चाहते हैं तो उनका खर्च भी वो ही उठाएंगे। पति तो राजी हो गए, लेकिन पिता फिर अड़ गए। महबूब ने कहा, कब तक बेटी को कुएं का मेंढक बना के रखोगे, इसे समुद्र में छोड़िए। जब शमशाद ने भी जिद पकड़ी तो पहली बार पिता को झुकना पड़ा। शमशाद के गाने खजांची 1941, खानदान 1942 जैसे फिल्मों में इस्तेमाल हुए। खजांची में उन्होंने 8 गानों को आवाज़ दी थी। लता मंगेशकर और आशा भोसले से कहा जाता था कि शमशाद की तरह गाओ। 40 के दशक की बात है। सुरैया और मुबारक बेगम हिंदी सिनेमा में स्थापित गायिका थी। वहीं लता मंगेशकर और आशा भोसले अपना नाम बनाने की कोशिश में थे। शमशाद इतनी आला दर्जे की सिंगर बनकर उभरी कि दोनों से कहा जाता था कि इन्हीं की तरह गाने गाओ। ये रिक्वेस्ट दोनों ने कई मौक़ों पर पूरी भी की। गाना आएगा आने वाला लता मंगेशकर ने इन्हीं की स्टाइल में गाया था। आशा भोसले द्वारा 1948 की फिल्म मुकद्दर का गाना आती है याद हमको भी बेगम की स्टाइल में ही गाया गया था। कहा तो ये भी जाता है कि शमशाद बेगम के ब्रेक लेने के बाद ही लता मंगेशकर टॉप सिंगर बन सकी। हर गाने के 1000 रुपए लेती थी शमशाद। शमशाद बेगम अपने ज़माने की हाईएस्ट पेड सिंगर रहीं। ये हर गाने के 1000 रुपए लेती थी, जबकि उस जमाने में लता मंगेशकर की फीस 100 रुपए हुआ करती थी। कुछ प्रोड्यूसर तो ऐसे भी थे जो शमशाद की भारी फीस से डरकर आशा और लता को गाने दे दिया करते थे। इनका गाना कजरा मोहब्बत वाला आज भी लोगों की जुबां पर रहता है। 1940 और 50 तक इन्होंने सी रामचंद्र, नौशाद, ओपी नैयर के साथ कई गाने गाए। तलत महमूद, के.एल. सहगल, मोहम्मद रफ़ी के साथ भी इन्हें डुएट गानों में आवाज़ देने का मौका मिला। एस.डी. बर्मन ने मदद मांगी तो गाया सैया दिल में आना रे। एस.डी. बर्मन स्ट्रगल के दिनों से ही शमशाद से मिल चुके थे। जब इन्हें पहली बड़ी फिल्म बाहर 1941 में म्यूज़िक कंपोज करने का मौका मिला तो वो सीधे शमशाद के पास पहुँचे। वे इतनी ज़मीनी शख्सियत थी कि एस.डी. बर्मन के नए होने के बावजूद उन्होंने निसंकोच गाने के लिए हामी भर दी। एस.डी. बर्मन ने कंपोजिशन और शमशाद की आवाज़ से मिलकर गाना बना सैया दिल में आना रे, आके फिर न जाना रे। इस गाने की पॉपुलैरिटी किसी से छिपी नहीं है। किशोर कुमार पर की गई भविष्यवाणी सही साबित हुई। फिल्मिस्तान स्टूडियो में गाना गाते हुए एक बार शमशाद की मुलाकात किशोर कुमार से हुई। उस समय सब उन्हें अशोक कुमार के भाई के नाम से जानते थे। ढीले ढाले कपड़े पहने किशोर ने जब गाना गाया तो इन्होंने बुलाकर कहा था कि एक दिन तुम अपने भाई को भी पीछे छोड़ दोगे। हुआ भी यही। नौशाद को बनाया ऑफिस बॉय से संगीतकार। शमशाद ऑल इंडिया रेडियो लाहौर की जानी मानी सिंगर थी। उस समय नौशाद वहीं पर ऑफिस बॉय थे, सिंगर्स का ख्याल रखते थे। हालांकि वो खुद भी संगीत के बड़े जानकार थे और पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ समय बाद नौशाद भी संगीतकार बन गई। जब नौशाद को फिल्म मंगू में एक गाना कंपोज करने का मौका मिला तो वो सीधे शमशाद के पास पहुंच गए और उनसे गाने की गुजारिश की। पहचान पुरानी थी तो शमशाद मान गई। फिल्म के गाने मोहब्बत दिल के बस इतने से अफसाने और जरा प्यार कर ले बाबू जबरदस्त थी। 1944 से 1955 तक शमशाद सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली प्लेबैक सिंगर थी। राज कपूर फिल्म आग में शमशाद बेगम से गंवाना चाहते थे, लेकिन शमशाद की फीस ज़्यादा थी।
तो वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सके। शमशाद और पृथ्वीराज कपूर अच्छे दोस्त थे, तो शमशाद कम फीस में भी राजी हो गई थी। पति की मौत से ऐसी बिखरी कि लगा दिया सिंगिंग पर विराम। 1955 में शमशाद के पति गणपत लाल भट्टो एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे। पति की मौत से शमशाद ऐसी टूट गईं कि उन्होंने हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया। ये वही थे जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया। शमशाद एक बड़ी हस्ती थी, लेकिन उनकी पहली प्रायोरिटी उनका परिवार ही था। पूरी तरह टूट चुकी शमशाद ने ज़्यादातर लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया और पूरा ध्यान बेटी की परवरिश में लगाया। गाने के जो भी ऑफर घर आते थे, शमशाद उन्हें ठुकरा देती थी। नतीजा यह रहा कि इनके ठुकराए गाने लता मंगेशकर के पास जाने लगे, जिससे उन्हें स्टार सिंगर्स में जगह मिली। महबूब खान की जिद और करियर में वापसी और मदर इंडिया फिल्म। 1 साल तक शमशाद दुनिया की नज़रों से दूर रहीं, लेकिन जब महबूब खान को खुली आवाज़ वाली सबसे बेहतरीन फीमेल सिंगर की जरूरत पड़ी, तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे शमशाद बेगम के पास पहुंच गए। 1957 की फिल्म मदर इंडिया के लिए महबूब को नरगिस पर जमने वाली आवाज़ चाहिए थी। शमशाद ने खूब इनकार किया, लेकिन जीत महबूब की हुई। जब तकरीबन 1.5 साल बाद सफ़ेद साड़ी में पहुंचकर शमशाद बेगम ने गाना गाया, पिया के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। गाना रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। इस पर शमशाद ने कहा था, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, रोने के लिए तो सारा दिन है, सारी रात पड़ी है। इस फिल्म के गाने दुख भरे दिन बीते रे भैया, होली आई रे, पिया के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली बड़े हिट साबित हुए। इन्होंने अपने सिंगिंग करियर में करीब 6000 गाने गाए। फिल्म मुगले आजम में गाया हुआ इनका गाना तेरी महफिल में भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। अपने आखिरी इंटरव्यू में शमशाद ने कहा था, मैंने कभी किसी से काम नहीं मांगा। जब मैंने न्यूकमर्स की मदद की तो मैं नहीं कहती थी कि मुझे ही अपने हर गाने दे। मेरा यकीन है कि गाने सिर्फ भगवान देता है, कंपोजर्स नहीं। हर कोई अपनी तकदीर लेकर पैदा हुआ है। रिटायर होने पर कहा था, इंडस्ट्री में बहुत गंदगी हो गई है। 1965 में शमशाद ने हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। ऑफिशियली रिटायर होने के बावजूद कई कंपोजर इनके घर पहुंच जाया करते थे। ये मुंबई के सबसे पॉश इलाके में बेटी उषा और दामाद लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश रत्र के साथ रहती थी। सालों बाद जब फिल्म फेयर मैगजीन में इनसे फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का कारण पूछा गया तो जवाब मिला, इंडस्ट्री में बहुत गंदगी हो गई है। खुद पिता से लड़कर सिंगर बनी, लेकिन बेटी को रखा इस प्रोफेशन से दूर। शमशाद की बेटी उषा हमेशा से एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन शमशाद इंडस्ट्री को इतना गलत समझती थी कि उन्होंने कभी बेटी को गाने की इजाज़त नहीं दी। कई मौक़ों पर शमशाद ने इंडस्ट्री के खिलाफ बयान भी दिए। ये बात खुद उनकी बेटी उषा ने एक इंटरव्यू में बताई थी। 6 सालों तक शमशाद को मृत समझते रहे लोग। 1998 में खबर आई कि सिंगर शमशाद बेगम गुजर गई हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा इनका नाम तब इस्तेमाल हुआ जब 2004 में खबर आई कि जिसे 1998 में लोगों ने मरा हुआ मान लिया था, वो शमशाद अभी जिंदा हैं। पहले जिस शमशाद बेगम का इंतकाल हुआ था वो सायरा बानो की दादी थी। शमशाद इतने एकांत में रहा करती थी कि इनकी असल खबर मिल पाना भी मुश्किल था। हुआ भी यही, जब 2013 में इनका असल में निधन हुआ तो कम लोगों की मौजूदगी में ही इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, उन्होंने अपनी मोहक आवाज़ से सभी संगीत प्रेमियों का दिल जीता है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट और योग्यताओं वाली आर्टिस्ट थी। जो गाने वो पीछे छोड़ जा रही हैं वो सालों तक याद रखे जाएंगे। आप हमें कमेंट कर बताएं ज़रूर कि शमशाद बेगम से जुड़ी कौन सी जानकारी आपको ज़्यादा अच्छी लगी, और आपके पास इससे अलग हटके कोई जानकारी है तो हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। और शमशाद बेगम का कौन सा गाना आपको ज़्यादा पसंद है वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।